आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया। ठीक है, प्रश्न है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो ये देश आपको याद रखना है, इटली और जर्मनी। ठीक है, प्रश्न था इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। तो प्रश्न इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में भी पूछ सकता है कि यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, और चार ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपको एक इटली और दूसरा जर्मनी याद रखना है। ठीक है, एक प्रश्न को दो प्रश्न बना करके भी आप लोग याद रखें, ताकि क्वेश्चन का लेवल कैसा भी रहे आप उसका आंसर सही से दे पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन है हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश या फिर जारशाही वंश। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बुर्बो वंश। प्रश्न था फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो गया बुर्बो वंश। आप इसको दूसरे तरीके से भी प्रश्न बनाकर और इसका आंसर खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो चलिए मेरे द्वारा बनाया गया ये प्रश्न है और इसका आंसर ये हुआ। अब इसको आप प्रश्न बनाकर इसमें से किसको आप आंसर चूज करना चाहते हैं, आप वैसे करके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कि हो सकता है बिहार बोर्ड ऐसे ना पूछकर कोई दूसरे तरीके से पूछे, लेकिन प्रश्न और आंसर का सिस्टम जो है ऐसे ही चलते रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या फिर डायट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो वो था कार्बोनरी संगठन से। ठीक है, फिर इसी का प्रश्न बन जाएगा कि कार्बोनरी संगठन से किसका संबंध था। ठीक है, कार्बोनरी संगठन से किसका संबंध था। चार ऑप्शन आपको दे दिया मेजनी, और तीन नाम और दे देगा, पूछेगा इनमें से सही उत्तर क्या है। ठीक है, एक प्रश्न आपको दिखा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो आंसर हो गया कार्बोनरी संगठन से था। फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कार्बोनरी संगठन से संबंध निम्नलिखित में से किसका था, तो आंसर आपको याद रखना है मेजनी। ठीक है, तो ऐसे करके दो दो प्रश्न आप लोग बना के लेते चले साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, ठीक है, निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या फिर प्रूसिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ये तो पहला प्रश्न का आंसर हो गया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, इसी का दूसरा प्रश्न क्या बन जाएगा कि ऑस्ट्रिया किन दो देशों के एकीकरण के विरुद्ध था। ठीक है, ऑस्ट्रिया किन दो देशों के एकीकरण के विरुद्ध था। ठीक है, तो वो हो जाएगा आंसर इसका इटली एवं जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न इसी से बन जाएगा कि विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया था।
ठीक है, विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया था? तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक ही प्रश्न से दो दो प्रश्न को लेते चल रहे हैं, ताकि अगर हम आपको 20 प्रश्न दिखा रहे हैं तो वो आप 40 बना रहे हैं, ठीक है। तो कम समय में ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो जाए, ठीक है। प्रश्न था, काउंट काबरू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। फिर प्रश्न बना कि विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया? ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नाविक था, ठीक है। फिर प्रश्न ऐसे भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से नाविक कौन था? 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। पहला प्रश्न बना कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो वो नाविक था। फिर प्रश्न बना देगा कि निम्नलिखित में से नाविक कौन है या कौन था, ठीक है। 4 ऑप्शन इसी तरह आपको ABCD करके दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें कहीं अगर गैरीबाल्डी का नाम है, ठीक है, तो वो आपको गोल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, या नेपोलियन द्वितीय ने किया था, या फिर बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, ठीक है। आप इसको फिर से सेकंड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किस राज्य का निर्माण किया था? तो वो हो गया जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी, या फिर पादरी एवं सावंतों की संस्था थी? पहले इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो गया। जाल्वेरिन जो है वो व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। फिर इसी को दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि व्यापारियों की कैसी संस्था थी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया, चारों ऑप्शन में अगर जाल्वेरिन नाम रहा तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न था जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। तो व्यापारियों के लिए कौन सी संस्था थी? तो जाल्वेरिन संस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मैजनी ने किया था, हिटलर ने किया था, बिस्मार्क ने किया था, या फिर विलियम वन ने किया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का जो है अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति क्या है, इसके बारे में सब्जेक्टिव आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। फिर दे दिया कि बिस्मार्क के द्वारा बनाई गई नीति, ठीक है। दूसरा प्रश्न बता रहा है कि बिस्मार्क के द्वारा बनाई गई नीति निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन आपको फिर से नीचे में दे दिया जाएगा। तो जहां आपको रक्त एवं लौह की नीति दिखेगा उसको आप गोल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1866, 70 या फिर 1871 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है 1820, 1821, 22 या फिर 23 ईस्वी में। हिस्ट्री है इसलिए इसमें ईस्वी पूछा जाता है। तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1821 में, ठीक है। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में हुई थी।
नेक्स्ट है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, हंगरी में, या फिर इंग्लैंड में हुआ था? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन बना लीजिए खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था, किस ईस्वी में किया गया था? ऑप्शन है 1835 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 42 ईस्वी, या फिर 30 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी का मतलब समझ रहे, ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का है ये सब। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1810 ईस्वी में। नेक्स्ट है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? ठीक है, फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने है, और इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? वो होगा 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, एड्रियानोपोल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है तुर्की और रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, या फिर हंगरी पोलैंड। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किन 2 देशों के बीच? तो तुर्की और रूस के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो ये एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी यहाँ से बन रहा है। पहला प्रश्न है कि एड्रियानोपोल की संधि किन 2 देशों के बीच? तो तुर्की एवं रूस के बीच हुई है। फिर है तुर्की एवं रूस के बीच कौन सी संधि हुई थी? ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, एड्रियानोपोल की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रसा और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच, या फिर प्रसा और रूस के बीच? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। फिर इसका सेकेंड क्वेश्चन बन जाएगा कि फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, सेडोन का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच, तो ये भी याद रखना है कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ये 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? ठीक है, सेडोन में हुआ था, सेरेवा में, साइडॉन में, या फिर फ्रैंकफर्ट में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेडोन में हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1870 में हुआ था और सेडोन में हुआ था। ठीक है, यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक है, प्रश्न था यूरोप वासियों के लिए किस देश का, ठीक है, देश का नाम पूछा जा रहा है, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, या इंग्लैंड? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूनान। तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किया, किसने किया? मैजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, या फिर बिस्मार्क ने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो कौन थे? वो मैजनी थे। ठीक है, प्रश्न था युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो मैजनी ने किया।
फिर प्रश्न बनेगा मैजनी ने किस संस्था का विकास किया, तो युवा इटली संस्था का विकास किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मार्क निम्न में से क्या था, कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या फिर कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, इन तीनों में से वो कुछ नहीं थे, वो क्या थे, कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, नेपोलियन तृतीय था, काउंट काबुल था, विक्टर इमैनुअल था या फिर विलियम प्रथम था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विक्टर इमैनुअल। प्रश्न था सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, तो वहाँ के शासक जो थे वो विक्टर इमैनुअल थे। ठीक है, फिर प्रश्न बनेगा कि विक्टर इमैनुअल कहाँ के शासक थे, तो विक्टर इमैनुअल जो थे वे सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कोई ब्रिटिश कवि जो थे वो क्या हुए थे, शहीद हो गए थे, तो उनका नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, कासुत, फ्रांसिस डिक या फिर विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लॉर्ड बायरन वो कवि थे जो शहीद हो गए थे। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। ठीक है, कौन से आंदोलन में इनकी मौत हुई, तो ये हो गया यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो ये था आज का 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप देख लिए, इसको याद रखें, इसको नोट कर लें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के जो इतिहास से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको नोट जरूर करते जाएं। थैंक यू।